मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर हीलियम नियॉन गैस लेजर की कार्य विधि में, इसकी वर्किंग के बारे में और इसकी लैंग्वेज जो है मैं इसके ऊपर नहीं लिख पाऊंगा, तो आपको साथ साथ में इसकी थ्योरी जो है वो आपको लिखनी है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ। इससे पहले अपन हीलियम नियॉन गैस लेजर की बनावट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 mm व्यास की नलिका है। नलिका की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और जिस नलिका के अंदर हीलियम नियॉन गैस का जो मिश्रण है वो भरा रहता है। और लास्ट में देखो अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो बेलनाकार नलिका होती है उसके ऊपर तांबे की पट्टिकाएं लगी रहती है। कोई भी दो तांबे की पट्टिकाओं के बीच में अपन बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यानी पावर सप्लाई अपन देंगे। तो हीलियम नियॉन गैस लेजर के अंदर क्या होता है कि विद्युत का विसर्जन कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तांबे की जो पट्टिकाएं ऊपर लगा रखी है अपन ने। और रूबी लेजर में अपन ने कार्य विधि किया था, तो उसमें डिस्कस किया था कि किसी भी लेजर की कार्य विधि के लिए आवश्यक है कि कम से कम 3 ऊर्जा स्तर हों। तो उसमें 3 ऊर्जा स्तर थे। एक मूल ऊर्जा स्तर था, एक ऊपर 2 चौड़े बैंड के रूप में ऊर्जा स्तर था जिसे अपन ने 3A 3B कहा। उन दोनों के बीच में एक अन्य ऊर्जा स्तर था जिसे मित स्थायी ऊर्जा स्तर भी कहा गया। इसमें देखो हीलियम और नियॉन गैस दो गैसों का मिश्रण है। तो हीलियम का एनर्जी लेवल है और ये एक साइड में मैंने बढ़ाया नियॉन का। इस साइड वाला जो नियॉन गैस का ऊर्जा स्तर है और इस साइड वाला है हीलियम गैस का ऊर्जा स्तर। किसी भी ऊर्जा स्तर के अंदर आप देखोगे तो कम से कम 3 एनर्जी लेवल हैं। तो लेजर की कार्य विधि में सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई भी लेजर हो, उसकी वर्किंग के लिए आपको कम से कम 3 एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ आप लिखना है कि किसी भी लेजर की कार्य विधि के लिए आवश्यक है कि लेजर की प्रक्रिया में कम से कम 3 ऊर्जा स्तर हों। क्या लिखेंगे अपन कि किसी भी लेजर की कार्य विधि के लिए आवश्यक है कि लेजर की प्रक्रिया में कम से कम 3 ऊर्जा स्तर हों। तो इसमें हीलियम गैस का अपन देखेंगे तो पहला एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, F1 F2 F3 कम से कम 3 हो, ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं। नियॉन में आप देखोगे तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें तो 6 ऊर्जा स्तर है। दो देखो ये E1 है मूल ऊर्जा स्तर, इसके जस्ट ऊपर है E2, इसके जस्ट है E3, इसके जस्ट ऊपर है E4, इसके जस्ट ऊपर है E5 और उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या है E6 है। तो इसकी क्रिया विधि में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी लेजर की आपको लिखना है ये थ्योरी में। यहां पर लिखेंगे हीलियम नियॉन गैस लेजर की कार्य विधि, तो उसमें लिखोगे किसी भी लेजर की कार्य विधि के लिए आवश्यक है कि लेजर की प्रक्रिया में कम से कम 3 ऊर्जा स्तर होने आवश्यक है। फिर देखो अपन सबसे पहले इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो हीलियम नियॉन गैस लेजर में नलिका के ऊपर लगी तांबे की पत्तियों पर अपन विभवांतर लगाकर विद्युत का क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसको अपन देंगे। तो उसके बाद में आपको क्या लिखना है कि हीलियम नियॉन गैस लेजर में नली पर लगी तांबे की पत्तियों पर विभवांतर लगाकर विद्युत विसर्जन करते हैं। आपको क्या लगानी, वोल्टेज लगानी है। और वो वोल्टेज कहाँ लगेगी, जैसे नली के ऊपर तांबे की जो 2 पत्तियां हैं, तांबे की जो पत्तियां लगा रखी ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई भी 2 पत्तियों के बीच में आपको विभवांतर लगाकर इस नलिका में विद्युत का क्या करना है, विसर्जन करना है। अब देखो फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखो ये लिखेंगे कि हीलियम नियॉन गैस लेजर में
नली पर लगी तांबे की पत्तियों पर विभवांतर लगाकर इसका विसर्जन करते हैं, विद्युत का विसर्जन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हीलियम नियोन गैस लेजर में जो तांबे की पत्तियां लगा रखी हैं उनके ऊपर विभवांतर लगा के विद्युत का विसर्जन करते हैं। इससे होगा क्या कि नलिका के अंदर हीलियम नियोन गैस जो भरी है तो उस नली में इलेक्ट्रॉन है, वे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टक्कर करके F1 और F2, सबसे पहले हीलियम की बात कर रहा हूं, इससे किससे, विद्युत के विसर्जन से, इससे नली में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हीलियम आयनों को मूल अवस्था से F2 व F3 ऊर्जा स्तर में भेज देते हैं। विशेष ध्यान रखना, देखो ये है हीलियम की बात कर रहा हूं मैं, अभी इसकी बात नहीं की है। हीलियम का मूल ऊर्जा स्तर कौन है, F1। सामान्यतः जितने भी परमाणु होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो कहां रहेंगे, F1 के अंदर रहेंगे। इसमें क्या लिखा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो नली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस हीलियम के आयनों से टक्कर करके, हीलियम के आयन कहाँ है, अभी तक F1 में है, तो इनसे, इसमें जो आयन है उनसे टक्कर करके उनको कहाँ भेज देंगे, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और हीलियम के उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन है, F2 और F3 है। तो अब आपके एटम कहाँ हैं, कुछ तो F2 में चले गए और कुछ F3 में। यहां लिख रखा अपने इलेक्ट्रॉनों की टक्कर द्वारा उत्तेजन, यानी आप ये देखो कि हीलियम की उत्तेजित अवस्थाएं कौन सी है, F2 और F3, क्योंकि F1 क्या है, इसकी मूल अवस्था है। F2 और F3 के अंदर एटम कैसे गए हैं, अपन ने क्या किया, विद्युत का विसर्जन किया। तो F1 के अंदर बैठे आयन हैं उनसे टक्कर की किसने, इलेक्ट्रॉन ने। नली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के द्वारा इनका उत्तेजन हुआ। उत्तेजन का मीनिंग ये है कि ये उत्तेजित अवस्था में संक्रमित हो गए। अब अपने एटम अपने पास कहाँ है, कुछ एटम अपने पास है F2 के अंदर और कुछ है F3 के अंदर। अब देखो उसके बाद में हीलियम के आयन कहां पहुंच गए हैं, F2 और F3। कैसे पहुंचे, नलिका में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने टक्कर करके इनको कहां भेज दिया है, F2 और F3 में। अब देखो अपने एटम है F2 और यहां मैंने एक वर्ड लिख रखा है, परमाणुओं से टक्कर। और यहां के आयन अब इस साइड में जाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो हीलियम के आयन, हीलियम आयन किससे टक्कर करके, परमाणुओं से टक्कर। हीलियम आयन परमाणुओं से टक्कर करके नियोन के आयनों को, बिल्कुल इजी है, देखो नियोन के आयनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहां लिख रखा परमाणुओं से टक्कर करके। अपने एटम है जो हीलियम के आयन है वो कहां गए, इसके जो परमाणु है वो F2 और F3 में। फिर मैंने लिखा कि हीलियम आयन परमाणुओं से टक्कर करके, नलिका के अंदर जो एटम है वो परमाणुओं से टक्कर करके नियोन के आयनों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। F2 और F3 के पास में नियोन की दो कक्षाएं ऊर्जा स्तर हैं, एक है E6, यानी F3 के पास में तो कौन है, E6,
और F2 के पास में कौन है E4, ये वाली लेयर जो नियोन के लिए है। तो अब देखो अपन ने लिखा कि हीलियम आयन परमाणुओं से टक्कर करके नियोन को ऊर्जा दे रहे हैं। तो नियोन के आयनों को ऊर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब नियोन का जो आयन है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, क्योंकि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कोई भी एटम जो होता है वो एनर्जी को ग्रहण करके कहा जाता है उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है। तो परमाणुओं से टक्कर करके नियोन के जो आयन है, देखो ये तीर के चिन्ह अपन ने लगा रखे हैं, नियोन के जो आयन है वो E6 में होंगे और कुछ कहां चले जाएंगे E4 में, क्योंकि F2 के पास है E4, F2 वाले तो कहां जाएंगे, नियोन के ऊर्जा स्तर E4 में संक्रमण करते हैं, और F3 के आयन नियोन के ऊर्जा स्तर E6 में संक्रमण करते हैं। ये बात अपने को लिखनी पड़ेगी। हीलियम आयन परमाणुओं से टक्कर करके नियोन के आयनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे नियोन के आयन E6 तथा इसके आयन तो कहां जाएंगे E6 में, और इसके आयन E4 में, इनके बीच में एक E5 और है, जिससे नियोन के आयन E6 तथा E4 में संक्रमण कर जाते हैं। अब देखो यहां से हीलियम के आयनों ने परमाणु से टक्कर की और नियोन के आयनों को ऊर्जा दी। तो नियोन के आयन जो है वो कहां पहुंच गई, कुछ आयन तो E6 में, कुछ E4 में। यहां पर नियोन के आयन कुछ समय के लिए रुकेंगे, क्योंकि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। तो अब देखो नियोन के सामान्यतः जितने भी एटम हैं वो तो कहां होने चाहिए, मूल ऊर्जा स्तर में, लेकिन हीलियम वाले एटम टक्कर कर करके इसकी उच्च ऊर्जा स्तर में नियोन के आयनों को भेज रहे हैं। तो ये नहीं है कि इसके ग्राउंड लेवल से भेज रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि ग्राउंड लेवल में तो फिक्स है, जैसे 10 एटम, इसमें तो निरंतर आ रहे हैं। F3 से कहां जा रहे हैं, E6 में। F2 से परमाणु कहां जा रहे हैं, E4 के अंदर जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि यहां से एटम उठ के यहां नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि इन ऊर्जा स्तरों के पास में जो ऊर्जा स्तर है उनमें परमाणु आ रहे हैं कंटिन्यूअस। इसमें तो एटम जो है वो फिक्स है अभी तक। जब ऊपर वाली कक्षा में परमाणुओं की संख्या मूल अवस्था से ज्यादा हो जाती है तो समष्टि प्रतिलोमन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, और समष्टि प्रतिलोमन की प्रक्रिया में एक लेजर है वो सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ करता है। तो आपको ध्यान रखना है, नियोन के आयन कहां चले जाएंगे, E6 तथा E4 में संक्रमण कर जाते हैं, जिससे नियोन के आयनों में निरंतर वृद्धि हो जाती है तथा मैंने आपको बताया ऊपर वाली कक्षा के अंदर परमाणु की संख्या बढ़ गई तो समष्टि प्रतिलोमन की प्रक्रिया उत्पन्न होगी तथा समष्टि प्रतिलोमन प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। यानी लेजर की प्रक्रिया में समष्टि प्रतिलोमन की प्रक्रिया होनी जरूरी है। तो ये समष्टि प्रतिलोमन की प्रक्रिया यहां हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो जाएगा। अब देखो यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब अपने जो एटम है वो कहाँ है, कुछ E4 में, E6 में है और कुछ E4 में है, E5 में नहीं है अभी तक, क्योंकि F2 वाले तो संक्रमित कर गए E4 में, क्योंकि F2 के पास में है E4, और F3 वाले संक्रमित कहां कर गए, E6 के अंदर। उसके बाद देखो अब अपने कुछ एटम है E6 के अंदर और कुछ एटम है E4 के अंदर। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणु के रुकने का समय है वो फिक्स होता है 10 की पावर -8 सेकंड। इतने टाइम के बाद में E6 का एटम कहां गिरेगा, E5 में गिरेगा या फिर E3 में जाएगा डायरेक्ट, ये ध्यान रखना है। और E4 का तो कंफर्म है E3 में जाएगा।
देखो E6 का जो एटम है इसके नीचे दो एनर्जी लेवल हैं, एक तो E5 है एक E3। तो E6 से एटम या तो E5 में संक्रमित करेगा या फिर डायरेक्ट जा सकता है E3 में, दोनों के लिए अनुबंधित है ये। लेकिन E4 का एटम कन्फर्म है E3 में जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे एनर्जी लेवल क्या E3 है, E4 के जस्ट नीचे। E6 के नीचे तो दो है, E5 और E3। E4 और E6 में परमाणुओं का जीवन काल कम होता है, क्योंकि उत्तेजित ऊर्जा स्तर है भाई। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणु का जीवन काल कम होता है। E4 E6 में परमाणु का जीवन काल कम होता है। जिससे E6 के परमाणु कहां जाएंगे, मैंने आपको बताया, या तो E5 में। E6 के परमाणु E5 या E3 में संक्रमित हो सकते हैं। और विशेष बात क्या है, देखो E6 के एटम E5 या E3 में संक्रमित कर सकते हैं। E6 का एटम अगर E3 के अंदर डायरेक्ट गिरता है तो उस कंडीशन में देखा गया कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो 6328 एंगस्ट्रॉम पाएगी, अगर डायरेक्ट इसके अंदर आता है। इसमें एक विशेष बात है, E3 में संक्रमित परमाणुओं, क्योंकि देखो अब तो ऊपर से नीचे गिरे तो ऊर्जा को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। E3 में संक्रमित परमाणुओं के कारण उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। और देखो E4 से E3 में जो गिर रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य पाई गई 11500 एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी तो तरंग दैर्घ्य और भी कम हो गई। अब देखो, तथा E4 से E3 में संक्रमण करने वाले परमाणुओं की तरंग दैर्घ्य, परमाणु की तरंग दैर्घ्य नहीं, प्रकाश परमाणु के साथ में जो वेव है उसकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 11500 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। फिर क्या करेंगे, अब बड़े बड़े एटम कहाँ है, E3 के अंदर है। E3 से एटम 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित करके कहा जाएंगे, E2 के अंदर संक्रमण करेंगे। तो ये प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद में अपन डिस्कस करें तो अब अपना E3 में है, अब आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E3 का एटम कहां संक्रमित करेगा, E3 से परमाणु, E3 ऊर्जा स्तर है, E3 से परमाणु E2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखो इसमें है अपन E2 के अंदर, यहां पर एक विशेष घटना होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है
अब क्या करेंगे, जब सारे एटम कहाँ होते हैं, E2 परमाणु के अंदर होते हैं, तो नली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब नली की दीवारों से टक्कर करने लग जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे E2 में है। जब इलेक्ट्रॉन नली की दीवारों से टक्कर करते हैं तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और परमाणु E2 से सीधा कहां गिरते हैं, नियोन गैस की मूल अवस्था में गिर जाते हैं। अंत में इलेक्ट्रॉन नलिका की दीवारों से टक्कर करते हैं तथा अपनी ऊर्जा खो देते हैं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दीवार से टक्कर करता है तो अपनी एनर्जी को खो देता है, अपनी ऊर्जा खो देते हैं तथा E2 की परमाणु कहाँ गिर जाएंगे, जैसी एनर्जी खो देंगे परमाणु E1 में संक्रमित हो जाते हैं, E1 में संक्रमित हो जाते हैं। और जैसे ही एटम सारे के सारे E1 में गिरेंगे तो लेजर, हीलियम नियोन गैस लेजर के एक साइड में जो आंशिक परावर्तक दर्पण है उससे वो दोनों दर्पणों से पहले तो बहुपरावर्तित होगा, और बहुपरावर्तन के बाद में प्रकाश किरण कहां से निकलेगी, जिस साइड में अपने आंशिक परावर्तक पृष्ठ यानी आंशिक परावर्तक दर्पण जो लगा रखा है उससे उच्च तीव्रता की प्रकाश किरणें प्राप्त होंगी। इसके बाद में अपन देखो क्या लिखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है कि अंत में परमाणु नलिका की दीवारों से बहुपरावर्तित होकर और आंशिक परावर्तक पृष्ठ से अत्यधिक तीव्र प्रकाश किरण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से लेजर की जो क्रिया विधि है, और अपने ऑप्टिक्स के अंदर एक या दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद में अपनी ऑप्टिक्स कंप्लीट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। और विशेष ध्यान रखना आपको कि रूबी लेजर और हीलियम नियोन गैस लेजर में से एक एग्जाम के अंदर कंफर्म पूछता है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।